ओके, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन में एक मेथड हमने पढ़ा कार्ल पियर्सन, दूसरा पढ़ा रैंक कोरिलेशन। अब एक तीसरी मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, या आप उसको बोलते हो मेथड ऑफ डॉट डायग्राम। चलिए पहले क्या है मेथड समझ लेते हैं। आपको करना क्या है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज हमारे पास अवेलेबल होगी। एक्स की एक वैल्यू के अगेंस्ट वाई की एक वैल्यू होगी। देखो हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व, क्योंकि ग्राफ पेपर में 2 ही एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई, तो हम उस 2 वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के लिए मेथड अवेलेबल है, वो तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये है कि आपके पास एक्स सीरीज और वाई सीरीज अवेलेबल होगी, तो आप क्या करोगे, x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू क्या है वो हर पेयर को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे। x की वैल्यू x एक्सिस पर, y की वैल्यू y एक्सिस पर रख देंगे। और सपोज एक वैल्यू है 2 5, तो x में जो 2 होगा, सपोज मैं ऐसे एक ग्राफ बना दूं यहां पर, ठीक है, तो यहां 0 1 2 है, यहां 1 2 3 4 5 है, एक वैल्यू है 2 5, तो 2 और y में 5, तो यह एक पॉइंट बनेगा। फिर 1 के अगेंस्ट 3 है, तो ये 1 है और ये 3 है, तो एक पॉइंट ऐसे बनेगा। इस तरीके से हर पेयर को मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगा। मतलब x एक्सिस पर हम x सीरीज की वैल्यू कंसीडर करेंगे, y एक्सिस पर हम y सीरीज की वैल्यू कंसीडर करेंगे, और हर पेयर को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करेंगे मतलब हर पॉइंट, मतलब हर पेयर का एक पॉइंट मिलेगा, डॉट मिलेगा, जो ग्राफ पेपर पर हम प्रेजेंट करेंगे। और वो जो डॉट्स हमने रखे हैं, वो डॉट का जो शेप है, मतलब उनसे जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ को हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। सभी वैल्यूज को प्रेजेंट करने के बाद जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ को बोलते हैं स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम। और ये स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम जो है, उसमें डॉट्स का जो स्प्रेड है और जो शेप होता है, उसके बेस से हम कोरिलेशन जज कर पाते हैं। सपोज सभी डॉट ऐसे एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, ठीक है, तो आप समझ के चलो कि वो सिंपल नहीं, लेकिन वो परफेक्ट कोरिलेशन या परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और सभी एक्स सीरीज और वाई सीरीज के जितने भी वेरिएबल्स है, वो एक ही पॉइंट, मतलब एक ही लाइन में वो पॉइंट जो होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो वो परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन माना जाएगा। लेकिन सभी डॉट एक लाइन में नहीं है, जैसे ये रहा, ठीक है, तो वो परफेक्ट नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट कोरिलेशन होगा, इम्परफेक्ट कोरिलेशन। तो परफेक्ट कब है और इम्परफेक्ट कब है? सपोज सभी डॉट्स एक लाइन में है, तो वो परफेक्ट कोरिलेशन है। उसमें भी एक लाइन में है और स्लोप पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड लाइन है, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, तो परफेक्ट कोरिलेशन मतलब r इक्वल्स टू +1 होगा। और स्लोप नेगेटिव है, एक ही लाइन में है, लीनियरिटी परफेक्ट है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो r का वैल्यू होगा -1। तो स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने से हमें डॉट्स जो है वो एक लाइन में मिल गए, और वो भी पॉजिटिव स्लोप है, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, r इक्वल्स टू +1। और ये परफेक्ट नेगेटिव, जब स्लोप नेगेटिव होगा तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, r इक्वल्स टू -1। लेकिन एक लाइन में नहीं है, जैसे यहां पर सभी डॉट्स एक लाइन में नहीं है, स्प्रेड हुए हैं, स्कैटर्ड है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्कैटर डायग्राम। ये स्कैटर है, तो ये परफेक्ट नहीं होगा, वो इम्परफेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन ये जो स्कैटर है वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, ज्यादा स्प्रेड हुए हैं, या कम है। जैसे यहां पर देखो ये, तो यहां स्प्रेड ज्यादा हुआ है, यहां स्प्रेड ज्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहां स्प्रेडिंग कम है। तो ये जो बेल्ट बन रहा है, ठीक है, या ये जो स्ट्रिप बन रही है उसका, या बैंड जो बन रहा है, उसका विड्थ कितना है, ठीक है,
कम विड्थ है तो वो लिनियरिटी जैसा ही होगा, क्योंकि एक लाइन में आते आते लेकिन थोड़े स्प्रेड हुए, बहुत ज्यादा स्प्रेड, या बहुत स्प्रेड हुए, उनको एक लाइन में लाना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये भी इम्परफेक्ट है, ये भी इम्परफेक्ट ही है, लेकिन कुछ फर्क है। ये भी इम्परफेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन ये इम्परफेक्ट में ये थोड़ा ज्यादा लिनियरिटी के ज्यादा नजदीक है, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग इम्परफेक्ट तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहां जो स्प्रेड है वो ज्यादा है, ज्यादा स्कैटरनेस है, ये बैंड भी बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ के चलो कि उसकी विड्थ भी ज्यादा है, इसकी विड्थ कम है, ये स्ट्रिप की विड्थ कम है, ये स्ट्रिप की विड्थ ज्यादा है, तो ये भी इम्परफेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसको हम बोलेंगे ये वीक कोरिलेशन है। उसमें भी आप उसका शेप देखो, स्लोप देखो, तो अपवर्ड मूविंग है, पॉजिटिव स्लोप है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां स्लोप नेगेटिव है तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग है, ये नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो वीक है, लेकिन उसका स्प्रेडिंग जो है वो लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट पर जा रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो वीक पॉजिटिव मानेंगे और इसको उसी हिसाब से वीक नेगेटिव मानेंगे। तो कोरिलेशन का अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन यही हम कर रहे हैं कि क्या परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, या वीक पॉजिटिव है या वीक नेगेटिव है, और परफेक्ट है तो परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है। यही हम इंटरप्रेट करते थे, वो हम डायग्राम से इजीली जज कर पाते हैं। लेकिन सपोज आपको इस तरीके का डायग्राम मिल जाए, ठीक है, तो ये हो जाता है r इक्वल्स टू 0, लेकिन ये ऐसा 0 है जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, नहीं, ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है। और यहां तो कोई शेप ही नहीं मिल रहा है, हैफेजार्ड है, तो ये भी r0 है, लेकिन हम इसको बोलेंगे नो कोरिलेशन। तो r इक्वल्स टू 0 में दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन, मतलब जैसे कर्व हो सकता है, या तो वो नो कोरिलेशन हो सकता है। तो जब r0 होता है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो नो कोरिलेशन होगा या तो फिर वो नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा। तो इसको मैं नॉन लीनियर बोलूंगा, ये कोरिलेशन ही नहीं है। तो जब हम r की वैल्यू 0 आती है तो हमने बोला था कि आप इंटरप्रिटेशन क्या करोगे, आप करोगे कि लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, फिर उसमें नो भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से उसको जज करते थे कि व्हेन r इक्वल्स टू 0 वी यूज्ड टू राइट लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। हमने कभी ऐसा नहीं बोला था कि लैक ऑफ कोरिलेशन। लैक ऑफ कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन नॉन लीनियर भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है r इक्वल्स टू 0 में। तो स्कैटर डायग्राम से हम विदाउट एलाबरेट कैलकुलेशन x की वैल्यू y की वैल्यू को कैलकुलेट करो, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, फॉर्मूला डालो, कोई जरूरत नहीं है, हैंडी टूल है, सिर्फ ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दो और देख लो। मतलब किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए, ठीक है, और उतना स्टैटिस्टिकली वो साउंड भी नहीं है, हो सकता है कि उसका वो मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली साउंड ना हो, लेकिन उसको जजमेंट लेना है कि ये दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड या वीकली, तो स्कैटर डायग्राम का यूज करके, ग्राफिकल मेथड का यूज करके क्विकली इजीली वो रिजल्ट असरटेन कर सकता है, और हम जज कर सकते हैं कि कोरिलेशन कौन से टाइप का है और कितना है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, नो रिलेशन है या लैक ऑफ लीनियर, या फिर नॉन लीनियर कोरिलेशन है, ये सब हम ग्राफ से पता कर सकते हैं। तो ये हैंडी क्विक मेथड है, लेमैन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फिर ये मेथड सबसे अच्छी नहीं चाहिए, नहीं, इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि यूजिंग दिस मेथड वी कैन नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ r का एग्जैक्ट क्या वैल्यू है वो कभी पता नहीं चलेगा। मैं बोलूं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मतलब r इक्वल्स टू 0.8 होना चाहिए या 0.9 होना चाहिए या 0.75 होना चाहिए, क्या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग मतलब कितना,
1 के करीब है तो कितना करीब है वो वैल्यू के हिसाब से, एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से हम जज कर पाते हैं, लेकिन वो ये मेथड से नहीं हो पाता। तो ये मेथड का बिगेस्ट डीमेरिट यही है कि यू कैन नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर। हाँ, आप रफ एस्टिमेट कर सकते हो, रफली जज कर सकते हो, क्विक डिसीजन लेना है तो ये मेथड काम करेगी, लेकिन साइंटिफिकली परफेक्ट डिसीजन लेना है, आर की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, स्ट्रॉन्ग है लेकिन 1 की कितने करीब है, ठीक है, बहुत ही करीब है तो एग्जैक्ट कितना वो हम जज नहीं कर पाते। तो ये एक डीमेरिट है, लेकिन फिर भी हैंडी मेथड है, इसका यूज करना चाहिए। रूटीन लाइफ में इसका यूज ज़्यादा कर सकते हैं। रूटीन लाइफ में हम वो कार्ल पियर्सन का वैल्यू नहीं निकालते, लोग सिर्फ ग्राफ पेपर पर देख के ये काम कर लेते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम थियोरिटिकल है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल भी हो तो आप क्या करोगे, एक्स सीरीज और वाई सीरीज आपको देंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो और एक जनरल शेप क्या बन रहा है ग्राफ का वो देख लो, और एक ही लाइन में है या डिफरेंट है तो इम्परफेक्ट है या परफेक्ट ऐसा जज कर पाओगे आप, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादातर ये थियोरी में ही होता है डिस्कशन, और जो इसके बेस पर थियोरिटिकल क्वेश्चन ही सेट होते हैं। So I hope you must have understood this method. Thank you very much.